हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सर मोहम्मद महाजन एंड वेलकम यू ऑल ऑन दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। तो कैसे हो यार आप सब लोग। काफी दिनों बाद हमारी मुलाकात हो रही है। आज हम बेसिकली आपके साथ लेके आए हैं जो कुछ शायद एक दो समरी लेक्चर्स बचे हुए हैं, एक इसका बचा हुआ है और एक दो और चैप्टर का बचा हुआ है। वो समरी लेक्चर्स फिनिश करेंगे और उसके बाद जो आपके असाइनमेंट जो दे रखे हैं उनके सॉल्यूशन देना शुरू करेंगे, ठीक है। एंड ऑब्वियसली साथ में नए जो बचे हुए चैप्टर्स हैं उनके भी असाइनमेंट देना शुरू करेंगे, ठीक है। छोटा सा समरी लेक्चर होगा, आराम से इसे देखिए, ठीक है, और इसको कंप्लीट करते हैं। केमिकल काइनेटिक्स। सबसे पहले केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग डील किसके बारे में करते हैं? हम बेसिकली यहां पर केमिकल रिएक्शंस की स्पीड के बारे में डिस्कस करते हैं कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन तो रहा है, बट वो कितनी स्पीड में बन रहा है। क्या वो रिएक्शन 1 आवर में कंप्लीट हो रही है, 2 आवर में कंप्लीट हो रही है या 2 डेज में कंप्लीट हो रही है, हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। और क्या हम उस रिएक्शन की जो स्पीड है उसको ऑल्टर कर सकते हैं, यानी कि क्या उसको हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनसे हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। सबसे पहले हमें यहां पर पढ़ना है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन बेसिकली लिखा कैसे जाता है? दैट इज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन। जैसे जब टाइम 0 है, जब रिएक्शन स्टार्ट होने लगी है, तब रिएक्टेंट की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है CI, ठीक है। कुछ भी A0 भी रख सकते हैं आप, ठीक है। टाइम T आने पर इसका कुछ x डिसोशिएट हो गया तो कितनी बची होगी? दैट इज CI माइनस एक्स। दिस इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दिस इज फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट की कितनी है? 0, और फाइनल कितनी होगी? दैट इज x। तो जो भी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन आएगा दैट इज फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, वो ऊपर लिख देंगे। नीचे चेंज इन टाइम T माइनस 0, वो नीचे लिख देंगे। दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट। और अगर प्रोडक्ट के टर्म्स में निकालना है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, वो ऊपर लिख देंगे, डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो ऐसे रेट ऑफ रिएक्शन हम निकाल सकते हैं। बट ये तो हमने रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या था? 1 था। बट अगर मान लीजिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अलग अलग दे रखे हो, तब रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे? तब ऑब्वियसली क्या करेंगे, जो भी स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा उससे डिवाइड कर देंगे। DA इज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे। सेम गोस फॉर B, C एंड D। सर रिएक्टेंट का लिखते टाइम आपने आगे साइन नेगेटिव का लगा रखा है, बट प्रोडक्ट का लिखते टाइम ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। रिएक्टेंट में आपने साइन नेगेटिव का लगा रखा, प्रोडक्ट को लिखते टाइम ऐसा नहीं है। सर क्यों नहीं ऐसा? क्या आपको पता है फाइनल कॉन्सेंट्रेशन जो रिएक्टेंट की होती है वो हमेशा लेस देन होती है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। क्या? फाइनल कॉन्सेंट्रेशन इज ऑलवेज लेस देन द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगी, ठीक है। ये भी नेगेटिव में आ जाएगी, बाहर भी हमने इसी कारण नेगेटिव लगा दिया ताकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाए? पॉजिटिव हो जाए, ठीक है। जैसे फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट B, ये नेगेटिव में आएगा, बाहर भी हमने इसी कारण नेगेटिव लगा दिया ताकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या आ जाए? पॉजिटिव आ जाए, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा पॉजिटिव में ही लिखा जाता है। तो ये जो पूरा लिखा हुआ है, पूरा ये तो है रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ A, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ B, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ C, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ D, ठीक है। बट अगर हम यहां पर स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को हटा दें तो वो क्या बन जाता है? स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को हटाने पर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ B, ठीक है। सिर्फ स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को अगर हटा दे तो, ठीक है। और सर अगर हम लोग डिसअपीयरेंस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि रिएक्टेंट जो है वो टाइम के साथ क्या होता है? डिसअपीयर होता है। और प्रोडक्ट के लिए लिखूंगा तो रेट ऑफ अपीयरेंस, अपीयरेंस भी बोल सकता हूं या फॉर्मेशन भी बोल सकता हूं। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C एंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ D। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ता है प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती जाती है, प्रोडक्ट बनता जाता है, इसी कारण उसे हम अपीयरेंस बोलते हैं।
रेट ऑफ रिएक्शन जनरली दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं एवरेज, एक होता है इंस्टेंटेनियस। दोनों में सिर्फ इतना ही फर्क है कि एवरेज के लिए जो टाइम ड्यूरेशन लिया जाता है वो काफी ज्यादा होता है, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 2 डेज, और इंस्टेंटेनियस के लिए जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो बहुत कम होता है, लाइक 36 सेकंड से 37 सेकंड के बीच में रेट ऑफ रिएक्शन आपने मेजर किया। टाइम कितना है? सिर्फ 1 सेकंड का, 36 सेकंड से 37 सेकंड के बीच में। तो बस यही दोनों में फर्क होता है। एवरेज रेट ऑफ लिखते टाइम हम यहां पर साइन ये डेल्टा कर देंगे, और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के टाइम ये आगे डी कर देंगे, क्योंकि डी का मतलब आपको पता ही है, स्मॉल चेंज। रेट लॉ क्या कहता है? क्या हमें सबको पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन होना तो यही चाहिए, रेट ऑफ रिएक्शन होना तो यही चाहिए, एक रेट ऑफ रिएक्शन थ्योरेटिकली अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन होना तो यही चाहिए, ए की पावर ए होना चाहिए और बी की पावर बी होना चाहिए। ए के सारे मोल्स पे डिपेंड करना चाहिए, बी के सारे मोल्स पे डिपेंड करना चाहिए, बट रियलिटी में ऐसा होता नहीं है, रियलिटी में ऐसा होता नहीं है, ठीक है। जब रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करते हैं, उसको हम रेट लॉ भी बोलते हैं। वो क्या कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल होगा ए की पावर एक्स एंड बी की पावर वाई, वेयर एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए, क्योंकि यहां पर ए है, एंड y इज लेस देन इक्वल टू b, ठीक है सर। ये x और y क्या कहलाएंगे? दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू देयर रिएक्टेंट्स, लाइक x इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू a, y इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू b, ठीक है। एंड x प्लस y क्या कहलाएगा? दैट इज टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को प्रोपोर्शनल लिखा है हमने, इक्वल टू करेंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट कौन सा आया है कि दैट इज रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट। के से क्या पता चलता है? जितना ज्यादा के होगा रिएक्शन उतनी फास्ट होगी, बिल्कुल ये जितना ज्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज्यादा होगा, यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट उतनी फास्ट बनेगा। ये जितना कम होगा ये उतना ही कम होगा। एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर वैल्यू ऑफ के इज कांस्टेंट, जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं करते हैं के की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आता है, ठीक है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, यानी कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन को अगर मैं चेंज कर भी दूं तो रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। के जो है वो चेंज होता था तीन ही चीजों से, एक तो टेम्परेचर से, एक स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से, और एक किससे? जल्दी जल्दी बताओ जरा सर। दैट इज कैटलिस्ट से। के डिपेंड्स अपॉन TCS, है ना, यही लिखा था। T stands for temperature, C stands for catalyst and S stands for stoichiometric coefficient। इन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है कि नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताया था, ये x प्लस वाई ऐड करेंगे तो आ जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए बताना है तो वो x है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू b बताना है तो वो y है। x प्लस वाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये होता कि आई मीन डिफाइन ही अगर करना है तो क्या होगा? इट इज इक्वल टू द पावर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, है ना, सम ऑफ द पावर्स। ये जो पावर्स है ना इनका सम कर दो, ठीक है, रेट लॉ में जो है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यूनिट्स ऑफ के बेसिकली किसके बराबर होंगे? ये देखो जरा, ये कॉन्सेंट्रेशन है, ये कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन की पावर x प्लस वाई, ठीक है, और उसको रेट लॉ से डिवाइड कर देंगे। उसी को डिवाइड करने के बाद ये आया है यूनिट ऑफ के मोल्स पर लीटर 1 माइनस n पर सेकंड, वेयर n इज इक्वल टू टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये जो x प्लस वाई था ना, अगर n की वैल्यू 0 रखोगे तो यूनिट क्या हो जाएंगे? मोल्स पर लीटर पर सेकंड, जीरो ऑर्डर के लिए। अगर n की वैल्यू 1 रखोगे तो क्या आ जाएगा? 1 माइनस 1 0, खत्म हो गया। यूनिट ऑफ के क्या हो जाएंगे? पर सेकंड, ठीक है। और अगर n की वैल्यू 2 रखोगे तो 1 माइनस 2 माइनस 1 होता है, यानी कि लीटर पर मोल पर सेकंड आ जाएंगे, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो सकता है? जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है ना।
फ्रैक्शन में भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। ये एक्सपेरिमेंटली पता चलता है ऑब्वियसली। ये एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दोनों के लिए निकाला जा सकता है। एलिमेंट्री रिएक्शन होती है जो एक ही स्टेप में फिनिश हो जाती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है जो एक से ज्यादा स्टेप में फिनिश होती है। दोनों के लिए हम फाइंड आउट कर सकते हैं। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में जितनी स्पीशीज इन्वॉल्व है वही क्या कहलाती हैं ऑर्डर। रिएक्शन दो टाइप की हो सकती है, एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स बता ही दिया, एलिमेंट्री सिंगल स्टेप वाली और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मतलब जिसमें काफी सारे स्टेप्स होते हैं। मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है? किसी पर्टिकुलर स्टेप में जितने पार्टिकल आपस में टकराते हैं ताकि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन सके, कितने ये पार्टिकल टकराएंगे वही क्या कहलाएगी? मॉलिक्यूलैरिटी कहलाएगी। नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज जो कि एलिमेंट्री रिएक्शन में टेक पार्ट करती हैं, जो आपस में क्या करेंगी? कोलाइड करेंगी, टकराएंगी ताकि केमिकल रिएक्शन हो सके। 3 से ज्यादा पार्टिकल्स का एक पर्टिकुलर टाइम पे साइमल्टेनियसली आपस में टकराना क्या होता है? मुश्किल होता है। इसी कारण मॉलिक्यूलैरिटी 3 से ज्यादा कम ही पाई जाती है। अगर कोई डिफरेंस पूछ ले ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी में, ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, मॉलिक्यूलैरिटी जो है वो एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। ये ऊपर आना है, ये वाला पॉइंट ऊपर आना है, ये नीचे आना है, ठीक है। ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल है, मॉलिक्यूलैरिटी थ्योरेटिकल है। ऑर्डर जो है वो जीरो हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है। मॉलिक्यूलैरिटी जीरो तो नहीं हो सकती क्योंकि अगर कोई पार्टिकल आपस में टकराएगा ही नहीं तो रिएक्शन होगी ही नहीं, ठीक है। और दूसरा एक नॉन इंटीजर नहीं हो सकता, ये फ्रैक्शन नहीं हो सकता। भाई एक पार्टिकल, दो पार्टिकल आपस में टकराएंगे, 3 टकराएंगे, इस तरह से होगा ना। ऐसा थोड़ा होगा हाफ पार्टिकल टकराएगा, ऐसा नहीं हो सकता। ऑर्डर जो है वो एलिमेंट्री के भी निकाल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स के लिए भी निकाल सकते हैं। मॉलिक्यूलैरिटी सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री की निकाल सकते हैं। क्यों सर, कॉम्प्लेक्स की क्यों नहीं निकाल सकते? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में बहुत सारे स्टेप्स होंगे, यस। हर एक स्टेप में अलग अलग पार्टिकल टकराएंगे, किसी में 2 टकरा रहे हैं, किसी में 3 टकरा रहे हैं, किसी में 2 टकरा रहे हैं, 3 टकरा रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप मॉलिक्यूलैरिटी हर एक स्टेप की क्या होगी? अलग अलग होगी। इसी कारण आप कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी हम फाइंड आउट नहीं कर सकते क्योंकि हर एक स्टेप की क्या होगी? वो अलग अलग होगी। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में ऑर्डर जो है वो स्लोएस्ट स्टेप से पता चलता है। स्लोएस्ट स्टेप में जितने पार्टिकल जो है इन्वॉल्व हो रहे हैं वही ऑर्डर होता है। मॉलिक्यूलैरिटी जो होती है वो स्लोएस्ट स्टेप की वही होती है जो कि ओवरऑल रिएक्शन की होती है। ओवरऑल रिएक्शन की हम फाइंड आउट ही नहीं कर सकते, एलिमेंट्री के लिए बोला इसने। सबसे पहले है इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। किसी भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या रेट ऐसे ही लिखा जाएगा? हाँ सर, a की पावर 0 आएगा क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो रेट किसके बराबर हो गया? k के बराबर हो गया। क्या रेट ऐसे भी लिखा जा सकता है इसका? माइनस da/dt dv/dt। इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी। ये इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन है किसका? ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। AT इज इक्वल टू A नॉट माइनस KT। AT ही A माइनस एक्स भी होता है तो A नॉट A होता है माइनस KT। यहां पर अगर नजर नहीं आ रहा तो मैं बता देता हूं, ये लिखा हुआ है X इज इक्वल टू KT। AT कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट की टाइम t पे, ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है। K रेट कांस्टेंट है, T टाइम है। यही ये रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है टाइम t पे, ये रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन है टाइम 0 पे। K रेट कांस्टेंट टाइम t, ये प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन है टाइम t पर। हाफ लाइफ जीरो ऑर्डर की निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा? टी हाफ इज इक्वल टू A नॉट बाई 2K, यानी कि हाफ लाइफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करती है। जैसे जैसे आप इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जाओगे हाफ लाइफ भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बढ़ती जाएगी, या इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कम करते जाओगे तो हाफ लाइफ भी कम होती जाएगी। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल हैं जो एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं, वही हमने लिखे हैं। ये आपको याद होने चाहिए क्योंकि एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं तो ये तो पता होने ही चाहिए। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में ग्राफ कैसे पता चलता है? पता ही है, रेट किसके बराबर है? K के बराबर है A की पावर 0। डिपेंड ही नहीं कर रहा, किसी की पावर 0 का कोई मतलब नहीं होता। इसका मतलब ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जितनी मर्जी बढ़ाते जाओ, रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, सेम। रेट इज इक्वल टू K। यहां पर टाइम का कोई लेना देना है ही नहीं, यानी कि जैसे मर्जी आप टाइम बढ़ता जाए रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अभी अभी हमने देखा टी हाफ किसके बराबर था, दैट इज ए नॉट बाय 2k, दैट इज y इज इक्वल टू mx, y एक्सिस पे ये रहा, x एक्सिस पे ये रहा, स्लोप जो होगी वो 1/2k होगी, ठीक है। इंटरसेप्ट 0 है, इसी कारण मैंने ओरिजिन से स्टार्ट किया। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम का अभी अभी देखा था आपने, ये दिखाई देता हूं मैंने कहां लिखा है, ये लिखा है AT इज इक्वल टू A नॉट माइनस KT, उसी को लिख रहा हूं, AT इज इक्वल टू A नॉट माइनस KT, ये भी y इज इक्वल टू C प्लस MX है, y एक्सिस पर AT होगा, इंटरसेप्ट की वैल्यू A नॉट है, स्लोप जो है वो -k है, तो इसी कारण ग्राफ नीचे की तरफ आएगा, और x एक्सिस पर क्या है, टाइम है, ठीक है। रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ लीनियरली डिक्रीज हो रही है, ठीक है। अगर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ लीनियरली डिक्रीज होगी तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ लीनियरली इंक्रीज होगी। सर इसको भी प्रूव करके दिखाओ, जैसे आपने रिएक्टेंट वाले में प्रूव किया, ये रहा x इज इक्वल टू KT, ये प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन है, ये टाइम है, इंटरसेप्ट यहां पे 0 है, इसी कारण मैंने ओरिजिन से स्टार्ट किया है। नेक्स्ट सेम इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फर्स्ट ऑर्डर के लिए पूरा डेरिवेशन करने के बाद जो हमारे काम की चीजें हैं वो मैंने यहां पर लिखी हुई है। नेचुरल लॉग ऑफ AT माइनस नेचुरल लॉग ऑफ A नॉट इज इक्वल टू माइनस KT, लॉग बेस E का मतलब आपको पता ही है, नेचुरल लॉग के बारे में बात हो रही है, AT बाई A नॉट इज इक्वल टू माइनस KT, ये उधर जाएगा तो ये एक्सपोनेंशियल की पावर में आ जाएगा, ठीक है, ये उधर जाएगा तो ये वही दोबारा लिखा हुआ है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ऑफ A नॉट बाई AT, ठीक है। A नॉट को A लिख देते हैं, AT को हम A माइनस x लिख देते हैं। A नॉट का मतलब वही है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, AT का मतलब वही है रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम t। हाफ लाइफ अगर आप निकालेंगे इसकी, ठीक है, पूरा करने की जरूरत नहीं है, सीधा टी हाफ किसके बराबर आएगा, 0.693 बाई के, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2.303 लॉग बेस 10 2 का डिवाइडेड बाई के, ठीक। साफ से पता चल रहा है टी हाफ जो है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है, यानी कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जितनी मर्जी बढ़ाते जाओ किसी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये कुछ एग्जाम्पल्स हमने दे रखे हैं जो कि आपके किसके हैं, एनसीईआरटी के, तो ये आपको पता होने चाहिए। आइए रेट ऑफ रिएक्शन और टाइम के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या रेट ऑफ रिएक्शन यही होगा कि AT, और क्या AT अभी अभी हमने पढ़ा था यही था, A नॉट E की पावर माइनस KT, दैट इज A नॉट, ये नीचे चला जाएगा तो E की पावर KT हो जाएगा। अगर मैं टाइम को 0 रखूंगा, अगर मैं टाइम को 0 रखूंगा तो E की पावर 0 हो जाएगा, यस। E की पावर 0 क्या होता है, 1, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा, KA नॉट, यानी कि जब टाइम 0 है रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, KA नॉट। अगर मैंने टाइम को इनफाइनाइट रख दिया तो E की पावर इन्फिनिटी हो जाएगा, किसी की भी पावर इन्फिनिटी 0 होता है तो KA नॉट डिवाइडेड बाई 0, KA नॉट डिवाइडेड बाई 0 क्या होगा, 0 होगा। तो ऐसा ही होगा जब टाइम इनफाइनाइट होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ग्राफ मैंने एक्सपोनेंशियल बनाया क्योंकि एक्सपोनेंशियल के साथ है। रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ फिर वही AT इज इक्वल टू A नॉट E की पावर माइनस KT, ये मैंने E की पावर KT को नीचे ले गया। जब टाइम 0 है, टाइम 0 है तो ये E की पावर 0 हो जाएगा, E की पावर 0 1 होता है, यानी कि AT इज इक्वल टू A नॉट, AT इज इक्वल टू A नॉट एट टाइम इज इक्वल टू 0, ये A नॉट है, A नॉट। अगर मैं टाइम को इनफाइनाइट कर दूंगा E की पावर इनफाइनाइट हो जाएगा, किसी की पावर इन्फिनिटी जो होता है वो इन्फिनिटी होता है, A नॉट डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी, A नॉट डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी क्या आ जाएगा, 0, यानी कि जब टाइम इनफाइनाइट हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। यानी कि फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन इनफाइनाइट टाइम लेती है रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए। प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ, ये भी लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूं अगर आप कहते हैं तो। लिखा हुआ है
ये लिखा ना ए टी इज इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस के टी, यहीं से डिराइव कर रहा हूं, यहीं से डिराइव कर देता हूं। क्या ये लिखा हुआ था ए टी इज इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस के टी। ए टी क्या होता है सर ए माइनस एक्स, ये क्या होता है ए, एक्स उधर ले जाता हूं, इसको इधर ले आता हूं, एक्स एक तरफ चला गया, ए माइनस ए ई की पावर माइनस के टी, ए कॉमन निकाल लूं, 1 माइनस ई की पावर माइनस के टी, ऐसे कर लूं, हाँ सर चलेगा। अब रखो जरा टाइम को 0 रखो, जैसे टाइम को 0 रखोगे ई की पावर 0 आ जाएगा, दैट इज 1, दैट इज 1, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, यानी कि x क्या होगा 0 होगा टाइम 0 पे। अगर टाइम को इन्फिनिटी रखूंगा ई की पावर इन्फिनिटी हो जाएगा, समथिंग की पावर इन्फिनिटी 0 होता है, समथिंग की पावर इन्फिनिटी 0 होता है, 1 डिवाइडेड बाय 0 क्या हो जाएगा, दैट इज 0 मान के चलते हैं हम लोग उसे, ठीक है। तो x किसके बराबर आ जाएगा, a के बराबर आ जाएगा। तो टाइम जब इन्फिनिटी होगा, ये ए नॉट कहना है, ए नॉट कह लो, ए कहना है, ए कह लो। जब टाइम इन्फिनिटी होगा तब ये इसको टच कर जाएगा। रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रही है, तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन भी टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। और अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये भी लीनियरली डिक्रीज हो रही थी, ये भी लीनियरली इंक्रीज हो रही थी। टी हाफ और ए नॉट अभी अभी पढ़ा कि टी हाफ का इसके साथ कोई भी रिलेशन नहीं होता, तो ग्राफ ऐसा आएगा बिल्कुल। नेचुरल लॉग ऑफ एटी और टी का ये भी लिखा हुआ है, अगर आप कहते हैं तो मैं दिखा देता हूं। ये नेचुरल लॉग ऑफ ऊपर ए नॉट बाई टी बाय ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी आएगा, अगर यहां नेचुरल होगा लॉग होगा तो, ठीक है। नेचुरल लॉग ही करना ना, हाँ। तो नेचुरल लॉग ऑफ एटी, नेचुरल लॉग ऑफ ए नॉट, सर ये तो नेचुरल लॉग ऑफ एटी माइनस नेचुरल लॉग ऑफ ए नॉट होगा, उधर जाके प्लस हो जाएगा ना, माइनस के टी, वाई इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स, वाई एक्सिस पर नेचुरल लॉग ऑफ एटी, एक्स एक्सिस पर टाइम, इंटरसेप्ट की वैल्यू नेचुरल लॉग ऑफ ए नॉट है, स्लोप किस में दे रखा है माइनस के, तो ग्राफ ऐसा आएगा। सेम ही ग्राफ है, सेम ही ग्राफ है, बस फर्क ये है कि यहां पर आपने लॉग बेस 10 ले लिया, तो इसको ओपन करूंगा 2.303 लॉग बेस 10 80, 2.303 लॉग बेस 10 ए नॉट माइनस के टी, 2.303 से लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में डिवाइड कर दूं, हाँ सर कर दो, क्या ऐसा ही हो जाएगा, 2.303 से डिवाइड करने पर सेम ग्राफ है, y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स, वाई एक्सिस पर लॉग बेस 1080 है, एक्स एक्सिस पर टाइम है, इंटरसेप्ट की वैल्यू आपकी बार लॉग बेस 10 ए नॉट है, स्लोप चेंज हो गया, बस स्लोप क्या है माइनस के बाई 2 है, नेगेटिव में बट माइनस के अपॉन 2.303। किसी फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, आपको के फाइंड आउट करना है, या तो वॉल्यूम रिएक्टेंट की गिवन है या उसके टाइट्रेंट की गिवन है। तो सर सीधा फॉर्मूला था 2.303 बाई टी लॉग ऑफ वी नॉट बाई वी टी, दिस इज वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट या वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट एट टाइम 0, वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट या वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट एट टाइम टी। मेक श्योर टाइट्रेशन हो किसके साथ रही है, रिएक्टेंट के साथ। सेम ही है बिल्कुल, बट इतना फर्क है कि अब की बार यहां तो जो टाइट्रेंट की वॉल्यूम गिवन है वो प्रोडक्ट के साथ टाइट्रेट हो रहा है। किसके साथ हो रहा है, प्रोडक्ट के साथ टाइट्रेट हो रहा है। तब के का फॉर्मूला क्या था 2.303 बाई टी लॉग ऑफ वी इंफिनिटी ऑन वी इंफिनिटी माइनस वी टी। वी टी क्या है, वॉल्यूम ऑफ
प्रोडक्ट या टाइट्रेंट की टाइम टी पे, और वी इंफिनिटी क्या है, वॉल्यूम या तो प्रोडक्ट की या उसके टाइट्रेंट की एट टाइम इंफिनिटी। सेम ही अगले पेज पे वॉल्यूम प्रोडक्ट के टाइट्रेंट की ही गिवन है, बट आपकी बात टाइट्रेशन प्रोडक्ट के साथ भी हो रही है और कैटलिस्ट के साथ भी हो रही है, प्रोडक्ट के साथ भी हो रही है, कैटलिस्ट के साथ भी हो रही है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट के साथ हो रही थी, यहां पर प्रोडक्ट और कैटलिस्ट दोनों के साथ हो रही है। सर इसका एग्जांपल भाई जो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में था, एस्टर का हाइड्रोलाइसिस करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल बनता है, ठीक है। एसिडिक मीडियम में हमने जो टाइट्रेंट रखा है वो है एक्वस NaOH। बेस है तो ऑब्वियसली किसके साथ रिएक्ट करेगा, प्रोडक्ट के साथ भी, क्योंकि ये भी एसिड है और ये भी एसिड है, ठीक है। तो ऐसे केस में वॉल्यूम आपको NaOH की गिवन है, पर उसका टाइट्रेशन प्रोडक्ट के साथ भी है एज वेल एज कैटलिस्ट के साथ भी है। ये वॉल्यूम है टाइट्रेंट की टाइम टी पे, ये टाइम 0 पे और ये टाइम इन्फिनिटी पे। के आपको फाइंड आउट करना है ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ सुक्रोज के लिए। सुक्रोज का भी अगर आपको पता है हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो बनता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन लिखना है तो फॉर्मूला यही रहेगा जो आपने पीछे पढ़ा है, बस फर्क ये है जहां पर वॉल्यूम थी वहां पर ऑप्टिकल रोटेशन आ जाएगी, टाइम इन्फिनिटी पे, टाइम 0 पे, टाइम इन्फिनिटी पे, टाइम टी पे। बिल्कुल ऐसा ही है, बस वॉल्यूम की जगह ऑप्टिकल रोटेशन आ जाएगी, टाइम इन्फिनिटी पे, टाइम 0 पे, टाइम टी पे, ठीक। nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए n 0 के लिए पढ़ लिया, फर्स्ट के लिए पढ़ लिया। अब हम पढ़ रहे हैं जब n की वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू 2 होगी, ग्रेटर देन या इक्वल टू 2 होगी, यानी कि सेकंड ऑर्डर या उससे बड़े ऑर्डर के लिए। तो y इज इक्वल टू t प्लस mx लगा सकते हैं आप। ये रहा y एक्सिस पे, ये रहा x एक्सिस पे, स्लोप क्या होगी n-1 के, इंटरसेप्ट क्या होगा 1/a0, दिस इज 1 अपॉन at की पावर n-1। ये रहा x एक्सिस पर टाइम, इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन a0 की पावर n-1 और स्लोप पॉजिटिव में है n-1। मान लो आपने n की जगह 2 रखा तो ये 2 - 1 1 हो जाएगा, 2 - 1 1 हो जाएगा, 2 - 1 1 हो जाएगा। n 3 रखा, 3 - 1 2 हो जाएगा, 3 - 1 2 हो जाएगा, 3 - 1 2 हो जाएगा, ठीक है सर। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज किया जा सकता है। पहला कॉन्सेंट्रेशन है ना, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, कॉन्सेंट्रेशन की पावर n, वेयर n इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर n की वैल्यू 0 आ गई, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, अगर n की वैल्यू 0 आ गई तब रेट ऑफ रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। अदरवाइज n की वैल्यू अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगी तो डेफिनेटली रेट ऑफ रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एक्सपोजर ऑफ लाइट, जनरली नॉर्मल रिएक्शंस के लिए लाइट का कोई इफेक्ट नहीं होता रेट ऑफ रिएक्शन पर, बट अगर कोई फोटोकेमिकल रिएक्शन है ऑब्वियसली वो लाइट की प्रेजेंस में ही होगी, तब रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जितनी ज्यादा लाइट की इंटेंसिटी होगी उतना ही ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, जनरली आयनिक रिएक्शंस में आयंस होती है, इस कारण वो फास्ट होती है। कोवलेंट रिएक्शन में कोवलेंट बॉन्ड्स को तोड़ना पड़ता है, वो रिएक्शन जनरली क्या होती है, स्लो होती हैं। आप ऐसा भी कह सकते हैं जो सिंपल रिएक्शंस होती हैं जिनमें 1-2 ही बॉन्ड तोड़नी है वो फास्ट होंगी, जिनमें बहुत सारी बॉन्ड्स तोड़नी होंगी वो थोड़ी सी क्या होंगी, स्लो होगी, ठीक है। लिखा ही हुआ है रिएक्शन जिनमें कॉम्प्लेक्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होंगे यानी में ज्यादा बॉन्ड्स तोड़नी पड़ेंगी वो थोड़ा स्लो रेट पे होंगे। सरफेस एरिया, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स। अगर सॉलिड के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है तो, ठीक है। तो अगर जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, जितना ज्यादा वो रफ सरफेस होगा, उतना ज्यादा सरफेस एरिया ज्यादा होगा, उतना ही ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। टेम्परेचर, जैसे जैसे आपको पता है टेम्परेचर बढ़ता जाता है तो के बढ़ता जाएगा, के रेट कांस्टेंट बढ़ता जाएगा, और रेट कांस्टेंट बढ़ेगा तो आपको पता है रेट भी बढ़ेगा, क्योंकि रेट होता है किसके बराबर है, के कॉन्सेंट्रेशन की पावर n। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये बढ़ेगा और अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ठीक है।
फॉर जनरल बात कर रहा हूं, हर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर टेम्परेचर, हर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर के डबल हो जाता है। ये डबल हो जाएगा तो रेट भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, वही लिखा हुआ है यहां पे। रेट कांस्टेंट का टेम्परेचर के साथ जो रिलेशन है वो यहाँ पे लिखा हुआ है आर्नियस इक्वेशन की फॉर्म में, K इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। के रेट कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है केल्विन में, ए आर्नियस कांस्टेंट है, या इसको प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर या फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोलते हैं। ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, और आर क्या है, गैस कांस्टेंट। सर ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, जितनी एनर्जी हमें बाहर से रिएक्टेंट को देनी पड़ती है ताकि रिएक्शन जो है जितनी एनर्जी आपको रिएक्टेंट को बाहर से देनी पड़ती है ताकि रिएक्टेंट की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल या उससे ज्यादा हो जाए, यानी कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, उसे क्या बोलेंगे आप, एक्टिवेशन एनर्जी। लॉग एक्सप्रेशन, लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस ये अपॉन 2.303 आर टी। आर्नियस इक्वेशन के लिए क्या ये y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स है। अगर चाहे तो आप ग्राफ भी बना सकते हैं यहां पे लॉग के, इधर 1/t है, इंटरसेप्ट की वैल्यू लॉग ए दे रखी है, स्लोप इसका नेगेटिव में, आप चाहते तो इसको नेचुरल लॉग ए भी आ सकता था, ये 2.303 हट जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ के, नेचुरल लॉग ऑफ ए, ये 2.303 हट जाएगा। ऐसे भी ग्राफ बना सकते हैं। लॉग एक्सप्रेशन ऑफ आर्नियस इक्वेशन, जब टेम्परेचर वेरी करेगा, जब एक्टिवेशन एनर्जी वेरी करेगी। मैं समझा रहा हूं, अगर मान लीजिए आपने टेम्परेचर चेंज कर दिया तो ऑब्वियसली रेट कांस्टेंट भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तब आर्नियस इक्वेशन ऐसे लिखी जाएगी। K1 क्या है, रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T1, K2 क्या है, रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T2, ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, और R आपको पता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये दूसरा क्या लिखा हुआ है, जब एक्टिवेशन एनर्जी वेरी करेगी। सर एक्टिवेशन एनर्जी कैसे वेरी, टेम्परेचर नहीं चेंज किया आपने, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी चेंज कर दी है। सर वो कैसे चेंज कर दी है ये चेंज हुआ ये चेंज हुआ है बाय कैटलिस्ट। क्या, बाय कैटलिस्ट। मान लीजिए कोई रिएक्शन विदाउट कैटलिस्ट हो रही थी, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी है 50 किलो जूल, उसी रिएक्शन में अगर आपने कैटलिस्ट डाल दिया तो ऑब्वियसली एक्टिवेशन एनर्जी जो हो जाएगी वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, 20, 30, 24 पता नहीं कितनी, बट थोड़ी सी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तब कैसे लिखेंगे, log K1 is equal to log A माइनस एक्टिवेशन एनर्जी 2.303 RT, ये एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट में। और ये है log K2 is equal to log A माइनस एक्टिवेशन एनर्जी प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट में। टेम्परेचर नहीं चेंज किया हमने, दोनों को सर माइनस कर देते, लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा log K2 माइनस log K1, यानी कि log K2 बाई K1। log A से log A क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है, ये पॉजिटिव में आ जाएगा, ये नेगेटिव में आ जाएगा। तो मैंने 1/2.303 RT कॉमन निकाल लिया, अंदर ब्रैकेट में आ जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी एब्सेंस में ऑफ कैटलिस्ट में माइनस एक्टिवेशन एनर्जी प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट में। ठीक है, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट डालने से क्या होता है, अभी तो बताया, अगर कैटलिस्ट पॉजिटिव है तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पहले विदाउट कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा थी, जैसे ही आपने कैटलिस्ट डाल दिया एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। ठीक है,
कोलिजन थ्योरी क्या कहती है? कोलिजन थ्योरी ये कहती है कि अगर किसी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो उनको आपस में कोलाइड करना ही पड़ेगा, ठीक है। सो सबसे पहले तो कोलिजन होना चाहिए। दूसरी बात, कोलिजन होने पर सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते हैं, कुछ ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। सर कौन से कन्वर्ट होते हैं? जिनकी एनर्जी जो है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी से क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, बाकी कन्वर्ट नहीं होते। तो क्या सिर्फ एनर्जी पे ही डिपेंड करता है? नहीं, ओरिएंटेशन पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का ओरिएंटेशन, रिएक्टेंट जब आपस में कोलाइड कर रहे हैं उनका ओरिएंटेशन भी सही होना चाहिए, तभी वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। ये वही लिखा हुआ है। हर कोई कोरिलेशन से केमिकल चेंज नहीं आता, ठीक है। उनमें प्रॉपर एनर्जी होनी चाहिए और प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। तो एनर्जी और ओरिएंटेशन अगर सही होगा तभी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, ठीक है। मिनिमम एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है, तो जो भी कोलाइड करेंगे अगर उनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, अगर कम है तो नहीं होगा। सिमिलरली ओरिएंटेशन भी सही होना चाहिए, सिर्फ एनर्जी पे डिपेंड नहीं करता। मान लो ए बी से टूट के A2 और B2 बनना है। ए और बी की एनर्जी में एनर्जी तो है, बट ये टकरा पता कैसे रहे हैं? ऐसे टकरा रहे हैं। ए बी के साथ टकरा रहा है, बी ए के साथ टकरा रहा है, ये बॉन्ड्स टूट जाएंगी, ये बॉन्ड्स बन जाएंगी। क्या बन गया? ए बी और ए बी। तो ये तो एक इनअफेक्टिव कोलिजन हुआ, टूटा भी ए बी, बना भी ए बी। ओरिएंटेशन ही सही नहीं था। ओरिएंटेशन सही कब होता? जब ए बी दूसरे ए बी से टकराता, ऐसे ए के साथ, बी बी के साथ, ए और बी की बॉन्ड टूट जाती, बन जाता A2 और B2। तो ये करेक्ट ओरिएंटेशन है, ये रॉन्ग ओरिएंटेशन है। इसी के साथ हमारा ये छोटा सा समरी लेक्चर जो है फिनिश होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास आपको जल्दी ही मिलेगी। मेरे ख्याल से इक्विलिब्रियम का समरी लेक्चर हमें प्रोवाइड करना है आप लोगों को। सबसे पहले मैं केमिकल इक्विलिब्रियम का लेके आऊंगा विद इन ए डे और 2, ठीक है। 1 या 2 दिन के अंदर आपको केमिकल इक्विलिब्रियम का मिल जाएगा, और उसके बाद आयनिक इक्विलिब्रियम का। इनके खत्म होते ही, जो भी समरी लेक्चर होंगे उनके खत्म होते ही आपके हम स्टार्ट कर देंगे आपके असाइनमेंट्स का सॉल्यूशन देना, ठीक है। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर गिविंग अस योर टाइम। थैंक यू बच्चों। तुम क्यों नहीं उठना चाहते? सुबह नींद आती है, ठंडी लग रही है, तो अच्छा तुम अगर सो लोगे थोड़ी देर तो क्या बदल जाएगा तुम्हारी लाइफ में? तुम क्या चीज उखाड़ लोगे? और जब तुम उस टाइम थोड़ा सा जग के थोड़ा मेहनत कर लोगे तो तुम्हारा क्या चीज चला जाएगा? तुम एक बार बैठकर सोचो ना। तुमने कभी सोचा भी तो नहीं, बस कह दिया कि अरे चलो बहुत समय है, बहुत टाइम है। टाइम है? नहीं है टाइम। अब इतना देर हो चुकी है, अब कितना देर करोगे?